नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके लिए आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज बिंदास का दिन न होते हुए भी आज का बिंदास इसलिए लेकर आए कि हमारे भारत माता के सुपूतों की आए दिन हो रही ये हत्याएं, जिनको कि हम वैसे तो ये हमारे लिए शहीद हुए, ये वीरगति प्राप्त हुए हैं, ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। लेकिन फिर भी आखिर हम सैनिक इसलिए नहीं बनाते कि वो मारे जाए, हम सैनिक इसलिए बनाते हैं, उनको इसलिए प्रशिक्षित करते हैं कि वो दुश्मन को मारे। लेकिन आजकल सैनिकों की उठ रही चिताएं ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। और इसलिए आज हम विशेष बिंदास लेकर आपके सामने हैं। ये व्यर्थ ना हो बलिदान, ये आज के बिंदास का हमारी अपेक्षा है। हम ये चाहते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ ना हो, लेकिन साथ में यह भी सवाल पूछते हैं कि ये आरतियां कब तक उठेगी। और इस देश के संरक्षण मंत्री को हम कह रहे हैं कि इस 8 के बदले हमको 80 कब मिलेंगे। आखिर हम इस 8 का बदला 80 से जब तक पाकिस्तान से और इस्लाम आतंकवादी के केंद्र से नहीं लेंगे, तब तक हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठेगा। और इसलिए आज के बिंदास में आपको हमेशा की तरह कॉल करके बेखौफ होके बोलना है। हम आपको शुरू में मुद्दा दिखाते हैं, उसके बाद हमेशा की तरह आपके कॉल लेंगे। कश्मीर आतंकी हमले में हमारे 8 जांबाज शहीद हो गए। जहां पूरा देश गम में डूबा हुआ है, वहीं अपने वीरों पर गर्व भी कर रहा है। गर्व हो भी क्यों ना, हमें गर्व करना सिखाया है हमारे वीर जवानों ने। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन देश के जाबाजों ने दोनों आतंकियों को जमींदोज कर दिया। जी हाँ, यही जाबाजी सिखा जाते हैं हर बार हमारे वीर शहीद। लेकिन आज पूरा देश आक्रोश में है, देशवासियों में गुस्सा है। पूरा देश चाहता है अब दुश्मन को जवाब दिया जाए। लेकिन क्या हमारे नेता भी शहीदों के परिवार और देशवासियों का दर्द समझेंगे? आज हर माता का दिल रो रहा है, हर बाप की आंखों में आंसू है, मगर सीना गर्व से ऊंचा। बाप कहता है, भारत माता के लिए मैं अपने हर बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जब एक बच्ची के सामने शहीद पिता का शव लाया जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सलामी के लिए हाथ माथे पर होता है। वो बेटी जानती है उसके सिर से बाप का साया उठ चुका है, लेकिन वो गर्व से कहती है, मैं शहीद की बेटी हूँ। एक शहीद का परिवार बस वर्दी के सहारे अपनी जिंदगी काटता है। आज इस दर्द को हर देशवासी महसूस कर रहा है। सुदर्शन न्यूज आज पूरे दिन शहीदों को नमन कर रहा है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बात रखनी है। बात हिंदुस्तान की सरकार को भी बतानी है, बात पाकिस्तान को भी बतानी है, बात इस देश पर सीमा पर जो खड़े जवान हैं उन तक भी हौसले के साथ पहुंचानी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भले आप वहां पर गोली चला रहे, आपके लिए हिंदुस्तान में गोली तो हम चला ही सकते हैं, हम आपके साथ खड़े तो रह ही सकते हैं। और वो खड़े रहने के लिए आज का बिंदास और इस देश के जवानों को आज हमने देश भर में जहां जहां संभव हो वहां सब जगह बता दिया है। खास करके जवानों को कि आज का बिंदास जरूर देखिए, हिंदुस्तान आपके लिए क्या कह रहा है। अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, दिल से एहसास करिए। और इसलिए आपको कॉल करके पाकिस्तान को तो सुनाता हूं हम बहुत रहते हैं, लेकिन इस देश के जवानों को, उनके परिवार वालों को भी आज हमको संवेदनाओं के साथ हौसला बांधना है। आज हमको उनको याद करना है। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में मयंक जैन जी जुड़ी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी, आपका स्वागत है। दुख का दिन होता है, घर से कोई जाता है। वैसे तो हिंदुस्तान में पुनर्जन्म की हमारी श्रद्धा है, आस्था है, मान्यता है। और इसलिए हमारा मरने वाला, वीरगति प्राप्त करने वाला जवान भी बार बार ये कहता है कि दोबारा जन्म लूंगा माँ, तेरे लिए फिर लड़ने आऊंगा।
इसी कारण हमारे देश के जो दुश्मन हैं, वो 200 साल पहले का ब्रिटिश क्यों ना हो या अब भी वर्तमान दुश्मन क्यों ना हो, उनको पता है कि इस देश के जवान के हृदय में राष्ट्र के प्रति तो असीम निष्ठा, श्रद्धा, देशभक्ति तो है ही, लेकिन उसको दोबारा जन्म लेकर फिर इस भारत माँ की सेवा में आने का विश्वास है और इसलिए वो बार बार मरने के लिए तैयार रहता है। और इसलिए इस देश के दुश्मनों की गोलियां कम पड़ सकती है, लेकिन शहीद जवानों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जवान इसलिए नहीं तैयार करते, फिर भी हम उनको इतना कठोर प्रशिक्षण नहीं देते, फिर भी हम उनको परिवार से इसलिए दूर नहीं रखते, हम उनको जवान इसलिए बनाते हैं क्योंकि दुश्मनों को खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि दुश्मन से ज्यादा हमारे जवान मर रहे हैं। ये चिंता का विषय है और इसलिए इस विषय को अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात हमेशा की तरह बेखौफ होकर जैसे बिंदास में कहते वैसे तो कहनी है, साथ साथ में हम आपको उन जवानों के बारे में भी बताएंगे। मयंक जी भी इस विषय पर अपने पक्ष को रखेंगे, अपने दृष्टिकोण को रखेंगे, जानकारी को रखेंगे। ऐसे जवान जब जाते हैं तो उनके पीछे गंदी राजनीति भी होती है। कैसे, देखिए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। यूं तो कोई शहीदों की शहादत की कीमत चुका नहीं पाएगा। फिर भी देश की राजनीति के सफर में राजनेता इतने सक्रिय हैं कि देश के अन्य मुद्दों के साथ साथ शहीदों के मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। जी हां, पंपोर आतंकी हमले में 8 जवानों की शहीद होने के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक शहीदों की शहादत पर सियासत जारी है। दिल्ली से गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री पर्रिकर आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को दो टूक देने में जुट गए हैं। लगातार पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बार भी हर बार की तरह कहा कि पहली गोली आपकी तरफ से ना चले और अगर दूसरी तरफ से गोली चले तो बदले के जवाब देने में गोलियों की गिनती ना की जाए। आप भी सुनिए। लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए, गिना भी नहीं जाए। गृह मंत्री जी, आपसे सवाल यही है कि आखिरकार कब तक हम कहते रहेंगे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवाब देने में गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। हर महीने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होती है और न जाने कितनी महिलाओं के सुहाग को छीन लिया जाता है। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। दूसरी तरफ बात करें देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की, तो उन्होंने कहा कि इस बात पर मुझे संदेह है कि जिन जवानों पर हमला हुआ था क्या उन्होंने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सही तरह से पालन किया था। दुख हुआ, होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी मुझे लगता है SOP फॉलो नहीं की गई है, लेकिन वो इंक्वायरी के बाद समझ। देश के रक्षा मंत्री का यह बयान कहीं न कहीं CRPF जवानों की काबिलियत और उनके मनोबल पर सवाल उठाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ CRPF जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मजहब की आड़ में हमलों से इस्लाम धर्म बदनाम हो रहा है। आइए सुनाते हैं आपको महबूबा ने क्या कहा। इस किस्म का अटैक होना जहां पर आप खानदानों का उनका जो घर का बड़ा होता है, किसी का बेटा छीनते हैं, किसी का बाप छीनते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही कंडेमनेबल चीज है। हमारा मजहब है जिसकी आड़ में हम ये करते हैं, मुझे लगता है उसको हम बहुत ही बड़ा दचका पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर जहां आज होना चाहिए था, जिस तरक्की पे होना चाहिए था, ऐसे हादसों से जहां पर आप बिना सोचे समझे इस किस्म का खून खराबा करते हो। जो एक जवान निकला है, अपनी ड्यूटी पे निकला है, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए निकला है, तो उस तरह से उसको इस कदर हमला करके उसकी जान लेते हो, उसके घर को उजाड़ते हो, मुझे लगता है ये बहुत ही
मजम्मत के काबिल है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह से महबूबा मुफ्ती इस्लामिक आतंकवाद के दल में शामिल हो गई हैं, जबकि सालों से कहती रही हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। खैर, जो शहीद जवान है आज वो हमसे इतनी सी ख्वाहिश रखती है, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। आराधना पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मयंक जी, दिल दिया है जा भी देंगे और हमारे देश के जवान इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन आखिर इस स्थिति को हम कब तक और कैसे बदलाएंगे? ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान दे रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में दे रहे हों इस्लामिक टेररिस्ट अटैक्स के वजह से, एलईटी के वजह से, और चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य ऐसे नक्सलाइट एरियाज़ में दे रहे हों। सभी जगह पर जवानों की हत्या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। एक साल में लगभग 609 जवान मारे जाते हैं, एवरेज मैंने निकाल के देखा है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का करीब 170 के करीब लोग मारे जाते हैं जो नक्सलिज्म की वजह से, और जो पूरे देश में जो मारे जाते हैं वो करीब 443। तो हम दोनों को ऐड करें तो 609 फिगर आती है। बिल्कुल, मतलब हजार जवान मारे। हाँ, मतलब हर रोज 1-2 के करीब मारे जा रहे हैं, एवरेज अगर हम निकालें, बल्कि तीन के करीब। हाँ, 3 से ज्यादा। हाँ जी। और जम्मू कश्मीर में दुनिया में, मयंक जी, दुनिया में ऐसे बड़े बड़े देश है अमेरिका जैसे, जिनकी इतनी बड़ी सीमा है, आकार में वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उनके सीमा पर मरने वालों की संख्या हमसे 1 भी नहीं है, हमसे 10 गुना कम से भी कम है। आखिर ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि अमेरिका को छुआ, अगर अमेरिका के जो उनका जो होम ग्राउंड है उसको टच किया था एक बार जापान ने, जब कामाकाजी जब उन्होंने जो अटैक्स किए थे उसके ऊपर पर्ल हार्बर पे, तो उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था यूएस ने। पहली बार किसी ने हिम्मत की थी अमेरिकन सॉइल को छूने की, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसका जवाब दिया था। तो कॉस्ट बहुत हाई है, अगर आप अमेरिका को टच करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। हमारे जो नेहरूवियन सिस्टम चल रहा है उसमें लिबरल थॉट और ह्यूमन राइट्स और इस तरह का मामला रहा आज़ादी के बाद। तो पाकिस्तान की जो बदमाशी होती थी उसका जो कॉस्ट हमने नहीं बढ़ाई पाकिस्तान की। अगर जैसे ये 8 लोग मरे और 20 से ज़्यादा घायल हुए, अगर इसका कॉस्ट बढ़ा दी जाए पाकिस्तान की और उसको पता चले कि 80 मरेंगे या 800 मरेंगे या फिर इनका कोई बड़ा नेता उड़ा दिया जाएगा, जिस दिन इनको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस के इजरायली फोर्सेस की तरह ऐसा कुछ कर सकती हैं, उनके आर्मी ऑफिसर्स को उड़ा सकती हैं, बिल्कुल, मतलब तब वो बंद होगा। सरकार के पास जज्बा चाहिए, व्यवस्था के पास जज्बा चाहिए, जो व्यवस्था जवानों के पास तो है लेकिन दिल्ली के पास नहीं है। जवानों के इस जज्बे को जरा सलाम करता है। जमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यही सिखाकर जाते हैं हमारे जाबाज, हमें अब देश की रक्षा ऐसे ही करनी है। ये ध्यान रहे, कभी हमें अपने शहीदों का सर नीचा नहीं होने देना है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। अब हमें दुश्मन को ऐसा जवाब देना होगा जो भूलकर भी वो ऐसी हरकत नहीं करे। है मेरे वतन के लोगों,
आज हम अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, हम प्रण ले रहे हैं, कभी अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे, उनकी शहादत को कभी जाया नहीं होने देंगे। हम कुर्बानियों को तो याद करते हैं, लेकिन ये कुर्बानियां ना बढ़े इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? क्या आप शहीद जवानों को जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनको संदेश देना चाहते हैं? क्या उनके घर वालों को बताना चाहते हैं? कॉल करके बताइए। अब हम कॉल लेना शुरू करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी फौजी हैं जो फौज में रहे और फौज में रहने के बाद पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए, उन लोगों ने भी कभी फौजियों के बारे में नहीं सोचा। मैं खुद एक फौजी हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आप एग्जांपल ले, जसवंत सिंह का एग्जांपल ले, जो कि आर्मी और एयरफोर्स में करके आ चुके हैं। राजनीति ज्वाइन की इन्होंने, और ज्वाइन करने के बाद भी इन्होंने खुद मौत देखी वहां पे, पर लेकिन कभी भी अपनी औलाद को ये नहीं बोला कि बेटा तुम भी फौज में भर्ती होना। उनको बोला बेटा ये हिंदुस्तान की जनता है, इनको उल्लू बनाओ, क्या करोगे फौज में जाके बॉर्डर पे मरने के लिए, तुम इस पॉलिटिक्स में आओ और इस लोगों को उल्लू बनाओ। और सबसे ज्यादा इन लोगों ने ही देश को खाया है। इन राजनेताओं को ही मेरे ख्याल से यही कहना चाहूंगा, ये इनमें इच्छा शक्ति नहीं है कि जब इजराइल जैसा एक छोटा सा देश पूरे आसपास के जितने भी अपने जो ऐसे देश है जो उस पर हमला करता है उसको मुंह ठोक के जवाब देता है, तो शायद मेरे ख्याल से हमारा देश भी कर सकता है। पर लेकिन हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। पार्लियामेंट पे अटैक होता है तो सारे राजनेता कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हो गया, पर एक बॉर्डर पे फौजी मरता है, उसके बारे में बात चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, आपको क्या कहना है? मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अपने को ये पॉलिसी छोड़नी होगी कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। सुरेश, बिल्कुल। आखिर हम कब तक हाथ पर हाथ धरे रहेंगे और हम पहला आक्रमण नहीं करेंगे? ऐसा कहना भी तो गलत है, क्योंकि ये आक्रमण नहीं तो क्या है? जिस देश के 1000 जवान, कई देशों के तो युद्ध में भी नहीं मरते, 1000 जवान जिस देश के मरते हो, उस देश पर ये हमला नहीं, आक्रमण नहीं, युद्ध नहीं, तो आखिर है क्या? ये युद्ध है और केवल युद्ध है। और इसलिए हमले तो हो चुके हैं, पहले नहीं, पहले कई हजार हमले हो चुके हैं। अब एक हमला करने की जरूरत है और वह हमला ही इनके बलिदान को व्यर्थ जाने से बचाएगा। आखिर वो स्थिति कैसे आएगी, कब आएगी, कौन लाएगा? आप और हम मिलकर उसके लिए क्या करेंगे, यह भी सोचने की जरूरत है। मयंक जी, ये स्थिति आखिर कब आएगी? देखिए, ये सिस्टम पूरा चरमराया हुआ है। 60 साल के कांग्रेस के रूल में जो पॉलिसी बनी है, डिफेंस की परचेजेस तक नहीं हुई है। 1984 में आपने बोफोर्स गन खरीदी, उसके बाद घोटाले इतने हुए, हर एक डिफेंस की परचेज में इतने घोटाले हुए, इतना पैसा खाया गया कि उसके बाद डिफेंस वाले डरते थे ऑर्डर्स देने में कि कहीं मेरे पे इंक्वायरी ना हो जाए। तो इसलिए अगर आज मोदी जी अगर चाहें भी कि वो अटैक कर दें तो आर्मामेंट नहीं है। तो अभी सबसे पहले ये लोग आर्मामेंट्स को खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। कभी वो फ्रांस जाते हैं एयरफोर्स के प्लेन्स खरीदने के लिए, कभी वो किसी देश के साथ टाई अप करते हैं टैंक्स के लिए और दूसरे आर्मामेंट्स के लिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी रणनीति है इंडिया को एक सशक्त आर्मामेंट्स वाला देश बनाना। और फिर मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ विकसित हुई है। हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं जिससे कि हमको और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। जिस दिन हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, हमारे पास दूर मुद्दा आपने जहां शुरू किया था वहां पर मैं लाता हूं। मोदी जी आने के बाद या पर्रिकर आने के बाद सेना को ताकत देने में गति मिली है, यह सच है।
पहले बंदूक वहां से गोली चलने के बाद यहाँ गोली चलाने के लिए दिल्ली का आदेश देना पड़ता था, ये भी सच है, अब नहीं लेना पड़ता। लेकिन सबसे जरूरी बात, जैसे अमेरिका को टच करने पर जापान का नामो निशान मिटाने की कार्रवाई होती है, जैसे इजराइल के एक साधारण व्यक्ति को छूने के बाद बड़ा बड़ा देश भी वो छूने के पहले 100 बार सोचता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के 1000 जवान हर साल मारने के बावजूद, और एक किसी भी तीनों युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उससे भी ज्यादा लोग जिस आतंकवादी हमले में मरते हैं, उसके बावजूद हम उसको युद्ध क्यों नहीं कहेंगे? उन देशों पर हमला क्यों नहीं करेंगे? और उन देश का एक ही देश है, एक ही दरिंदा है, एक ही पड़ोसी है, उसका नामो निशान मिटाना है। उसके साथ चाइना में कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुझे ये कहना है कि ये जो जेएनयू में जो बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने ये कन्हैया को, जेएनयू में बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने कन्हैया को हीरो बनाया था, वो जो मीडिया हाउस है वो कहाँ है? आज छुपे हुए हैं जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया था, जैसे एबीपी, एनडीटीवी, आज तक का इनका जो गैंग है वो क्यों छुपा हुआ है? बिल्कुल, इस देश के उस मीडिया को भी ये सवाल है जो छुट भैया राजनेता है उनको हीरो बनाते हैं, और इस देश के वास्तव हीरो को, हमारे जवानों को, इस देश के लिए वीर गति प्राप्त करने वालों के बारे में नहीं बोलते, या तभी बोलते हैं जब राजनीति करनी हो। हमें इस रवैये को बदलना होगा। वो मीडिया हो, राजनेता हो या कोई भी हो, इसको बदलना होगा, और ये बदलने के लिए हिंदुस्तान को आवाज उठाना होगा। आज का बिंदास इसीलिए है। इस ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको उन 8 जवानों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ उनके समर्पण के बारे में भी बताएंगे। और एक कविता है, जो कविता आज आपके सामने मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो मेरे दिल को छू गई है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके दिल को भी इतनी छुएगी कि इस हिंदुस्तान के हर जवान को मजबूत करने में वो काम आएगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, इस देश के आखिर कितने जवान शहीद हो गए, हम अपने कितने वीर भाइयों की आरतियों को कंधा देंगे, आखिर हम कब तक लाशों को गिनेंगे, आखिर हम कब तक केवल आंसू बहाएंगे, आखिर इनकी इस बलिदान को, इसकी व्यर्थता न जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? आज के बिंदास का ये विषय है। जिन 8 भाइयों ने अपनी वीर गति प्राप्त की, जो भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर स्वर्ग में जा बैठे, उनका परिचय हमको होना चाहिए। हम नकली हीरो को इस देश का मीडिया हीरो बनाकर आपके सामने पेश करता है, आप इनको देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं ये 8 जवानों की जानकारी, जिन्होंने अपनी शहादत हिंदुस्तान के सामने दी। ये उनका परिचय है। हमले में जो वीर गति को प्राप्त हो गए, ये 8 चेहरे हैं जो हिंदुस्तान का आज गौरव बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान जिनके वीर गति प्राप्त होने पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार और बहन से वादा कर गए थे कि राखी के लिए आएंगे, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार ने अपनी बहन से इस बार रक्षाबंधन पर घर पर आने की बात कही थी, जो कि अब पूरी नहीं होंगी। संजय कुमार यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके पीछे पत्नी और जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संजय की शहादत की खबर सुनकर बहन के आंसू थम नहीं रहे हैं। पत्नी तो मुंह ही खोल नहीं पा रही है, और उनके उन छोटे बच्चों को ये पता नहीं है कि आखिर उनके पिता कहाँ पर गए हैं, आखिर उनके पिता कभी आएंगे या कभी आएंगे भी नहीं। उन छोटे बच्चों के घर पर होने के बावजूद वो 125 करोड़ बच्चों को, भारत माता के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर गए थे। दूसरे छत्तीसगढ़ से एक जवान है
जो कश्मीर में गए थे। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद संजय ने 1998 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। उनके पिताजी पहले काम करते थे, फैमिली के एकलौता सहारा थे और एकलौता होने के बावजूद उन्होंने सीमा में जाना तय किया। राष्ट्र के लिए मृत्यु आ सकती है उनको पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पर जाने का निर्णय किया और आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए। हमें उन पर गौरव है। 2009 में सीआरपीएफ ज्वाइन करी। विभिन्न प्रकार के नाम हैं, उनका विभिन्न प्रकार का समय है, लेकिन एक समय पर सब लोग इस देश के लिए जान दे बैठे। शहीद वीर सिंह यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले थे, नामला गांव के रहने वाले थे, छोटा सा गांव था। वीर सिंह का परिवार गरीब है और उनके पास कोई जमीन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ देने के लिए घर पर से चल पड़े। घर में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन घर की नहीं देश की चिंता की। 52 साल की उम्र में भी सीआरपीएफ में काम करना और इतनी कठिन परीक्षा को देना कोई साधारण बात नहीं है। परिवार में बेटी रजनी, 2 बेटे रणदीप और संदीप है। फिलहाल तीनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन पिता इसके बावजूद अपना छाया छोड़ने में मजबूर है। जय चंद्रन है, दक्षिण भारत से आते हैं, अभी अभी छुट्टी से लौटे थे। अपने मित्रों को, परिवार वालों को और साथ वालों को मिलकर गए थे। तिरुवनंतपुरम के रहने वाले सब इंस्पेक्टर जयचंद्रन अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए तय समय के पहले ही अपने ड्यूटी पर पहुंचे थे। 32 साल की छोटी सी आयु में सीआरपीएफ में गए थे। इस आयु में तो कई लोग तो सेटल भी नहीं हो पाते, लेकिन राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र को सेटल करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने शहादत के तौर पर दिया। अब उनके पीछे पत्नी है, 2 बेटियां हैं। मेरठ के कांस्टेबल सतीश चंद्र 1 जुलाई को छुट्टी लेकर रिश्तेदार की शादी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन छुट्टी के लिए आवेदन भी दिया था। कांस्टेबल सतीश चंद्र शादी में शामिल होने के लिए सबको इंतजार, उनके घर वालों को, बेटियों को, पत्नी को इंतजार था कि आने वाले 1 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले ही उनकी आरती आ गई। 2002 में नौकरी ज्वाइन की थी और 2 साल से कश्मीर में तैनात थे। मेरठ के रहने वाले थे। कांस्टेबल कैलाश यादव 5 जुलाई पे घर कर आकर बीमार मां से मिलने की बात कही थी। अपनी मां को आकर मिलने की बात कहने का फोन होने के बाद वो कभी भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो बस उनका पार्थिव शरीर आएगा। ये जब मां को पता चला होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो गया। मुरादाबाद के रहने वाले भी एक दूसरे जवान थे, यूपी का मुरादाबाद। 2002 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। उनके पीछे 2 बच्चे हैं। हेड कांस्टेबल जगतार 20 मिनट पहले ही पत्नी को बताया था कि छुट्टी मिल गई है और अब मैं जल्दी ही घर पर आने वाला हूं। 20 मिनट पहले जिस पति से बात हुई, 21वें मिनट पे जब उसके मृत्यु की खबर पहुंची होगी, तो आप समझ सकते, सोच सकते कि क्या हो गया होगा। वो उस बस के ड्राइवर थे। जगतार सिंह 94 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। 7 साल से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। और आखिरी नाम है राजेश यादव, यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले थे, कांस्टेबल थे। परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, ये तो सारे परिवार वालों ने कहा ही है, लेकिन उनके परिवार वालों ने मीडिया को कोई दुख की प्रतिक्रिया देने के पहले ये कहा कि हमें उस पर गर्व है। हमें
परिवार वालों को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों का गर्व है। बात गर्व की तो है, लेकिन अनावश्यक इस मृत्यु की, अनावश्यक ऐसे लाशों को गिनने की स्थिति, यह भी मिटना जरूरी है। इन जवानों को हम आपके साथ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम कार्यक्रम के आखिर में आपको भी आह्वान करेंगे और आप खड़े होकर इन जवानों को, इनके शहादत को, इनकी वीरगति को प्रणाम करेंगे। लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन मयंक जी के पास एक बार जाते हैं। मयंक जी, 8 परिवार सामान्य परिवार थे, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो महान परिवार है जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए अपने बच्चों को भेजा हो, कोई सामान्य नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य है। कितनी दुर्भाग्य है इस देश का। कभी बड़े बड़े घरों के बच्चे भी सेना में जाते थे, आज सेना में अफसरों को भी कमी है और मरने वालों के लिए केवल गरीब तैयार है। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत दुख का विषय है और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का कानून बनना चाहिए कि हर तबके से जवान जाए। मिलिट्री, हर व्यक्ति को सेना में कुछ साल के लिए सेवा कंपलसरी करनी चाहिए, जो दुनिया के कई देशों में है। चाहे वो किसी बिरला या टाटा का भी बेटा हो, उसके लिए भी कंपलसरी होना चाहिए। चाहे वो अपर मिडिल क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो। एक तो डिसिप्लिन बढ़ जाएगा देश में, सब में डिसिप्लिन आ जाएगा, जो डिसिप्लिन हमारे अंदर है नहीं, ना सड़क पर है, ना बात करने में है, ना कचरा फेंकने में है। वो सभी चीज़ों में डिसिप्लिन आ जाएगा अगर आर्मी को ज्वाइन करेंगे सब लोग कंपलसरीली। और दूसरा, ये नहीं होना चाहिए कि केवल जो गरीब तबके से लोग हैं वही जा रहे हैं आर्मी में और वही जान दे रहे हैं। सभी तबकों के लोगों को जान देनी पड़ेगी देश को बचाना है तो, और इसके लिए कंपलसरी आर्मी में होना चाहिए। और दूसरा यह है कि हमारे में लड़ने की क्षमता, अभी क्या है कि जो वेस्टर्न लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों की वजह से कंफर्ट जोन में आ गए सब लोग। बिल्कुल, और व्यक्तिगत करियर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, जैसे पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, विजडम चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, शास्त्र चाहिए, लड़ने का एक हौसला चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंपलसरी करनी पड़ेंगी। अभी ये कंफर्ट जोन में रहने अलाउड नहीं होना चाहिए, सभी लोग कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं राहुल राज बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा ये सवाल है कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, और पठानकोट में जब एयरबेस पर हमला होता है, तो सर ये दिल्ली एक्शन क्यों नहीं ले पाती है? और मैं जेएनयू में जो कांड हुआ, उसमें कहा गया था कि तुम कितने अफजल लाओगे, घर घर में घुस कर मारेंगे। तो मेरा यह कहना है कि दिल्ली कब बोलेगी कि तुम मेरे एक भी जवान को यदि मारोगे तो हम तुम्हारे हर आतंकवादी कैंप को उड़ा देंगे। सर, मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल, यही बात हम कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि 8 का बदला 80 में कब लोगे? इस देश के इस आग को, हमारे जो भारत माता के लाल वीर गति प्राप्त हुए, उनकी 8 का बदला 80 में लेने की बात हिंदुस्तान की सरकार जब तक नहीं करेगी, तब 8 के बाद अगले 8 की हम गिनती के लिए मजबूर रहेंगे। और मयंक जी तो बता रहे थे 1000 जवान मरते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश है जिनके 100 देशों के मिलके भी हर साल 100 जवान नहीं मरते। कितने मजबूत होंगे, कितना सामर्थ्यशाली होंगे, और कितना खौफ होगा उन देशों का अपने दुश्मन देशों में। आखिर ये खौफ 125 करोड़ का मजबूत युवा वाला देश क्यों नहीं ला पा रहा है? कहाँ कमी है? क्यों नहीं इस पर चिंतन होता? क्यों नहीं अगले कुछ दिनों तक इस चिंतन का निर्णय होने तक सारे काम बंद किए जाते? इसके लिए विशेष अधिवेशन संसद का क्यों नहीं बुलाया जाता? आखिर ये राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों नहीं है? क्या केवल हम सैलरी देते हैं या हम वो मरने ही वाले हैं ये मानकर बस 2 आंसू बहाते हैं? नहीं, हमारे सोच को बदलना होगा, हमारे तरीकों को बदलना होगा। और जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तब तक इनके मृत्यु के लिए जैसे इस्लामी जिहादी और पाकिस्तान जिम्मेवार है, वैसे आंसू बहाने, केवल आंसू बहाने और कुछ ना करने वाले राजनेता और देश के नागरिक भी जिम्मेवार। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जो पत्रकारिता के निर्भीक स्तंभ हैं हमारे चौहान साहब,
सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे जय हिंद। हेलो। अब मित्रों, मैं आपके सामने उस कविता को रखना चाहता हूं, जो कविता इस देश के जवानों की मानसिकता को, उन जवानों की सोच को, उनके घर के साथ लगाव को, और ये सब कुछ होते हुए भी अपने राष्ट्रीय कर्तव्य सैनिक होने को महत्व देने को प्रतीत करती है। मैं चाहता हूं कि इस कविता का एक एक शब्द को, उसके भाव को हम एहसास करें। ये कविता जिसने भी लिखी है, मैंने थोड़े बदलाव के साथ आपके सामने रखी है। उस अनाम कवि को भी मैं प्रणाम करके इस कविता को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। बड़ी भावनिक है, लेकिन ये भाव अब तक जाना चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानी को, इस देश के सैनिक को मृत्यु के शैया पर लेटने के पहले क्या सोच आती है, वो अपने घर वालों को क्या लिखकर भेजता है, ये पता होना चाहिए। और इसलिए आपके सामने ये कविता के कुछ शब्द हैं। एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी उसके लाश घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत उसकी मां को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में कुछ लिख गया। वो जाते समय भी कुछ लिखकर और बताकर जाना चाहता था, और इसलिए उसने उस खत को लिखा, और उस खत में उसने जो लिखा वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। ये उस सीमा पर शहीद होने वाले जवान की भावनाओं को समझकर आपके दिल में समझाइए, रखिए, संभालिए। वो कहता है कि बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं, अपनी माँ को कह रहा है कि बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं, तुमको कसम है माँ मेरी, रोना नहीं। अपनी माँ को ना रोने के लिए आह्वान कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी माँ रोने के बजाय उसके मृत्यु पर आनंद मनाए, उसको उसका गौरव हो, उसको स्वाभिमान हो, और अपने शहीद बेटे के मृत्यु पर रोने के बजाय और बेटों को तैयार करे। और इसलिए ये जवान अपनी माँ को कहता है कि माँ तूने रोना नहीं। ये वाक्य इस कविता का एक ऐसी अपील है जो किसी माँ के लिए तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस देश का, हिंदुस्तान का जवान ही आह्वान कर सकता है कि माँ तूने रोना नहीं। वो आगे कहता है, मुझको याद आ रही है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों के खेतों पे मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रात रात जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा ना कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोतों को अपने हाथ से झूला झुलाएगी, ततलाती बोली पोतों की तू सुन न सकी माँ, तू सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलिया तू चुन न सकी माँ। ना रंगोली बनी घर में, ना घोड़े पे मैं चढ़ा, उसको पता है ये नहीं कर पाया। ना रंगोली बनी, ना घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार होकर यमलोक चल पड़ा, वहां तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, वहां तेरे आंचल का हम उसके भाव को समझ सकते हैं। सैनिक अपने माँ को पत्र में कह रहा है, तुझको कसम है मेरी माँ रोना नहीं है। वो माँ को बताता है इस कविता में सारे पात्रों को लेने की कोशिश की गई है, और इसलिए अपने माँ को ही, क्योंकि घर में माँ मजबूत होती है, उसको पता है कि माँ बाकी घर के लोगों को समझा सकती है, और इसलिए वो कहता है कि माँ को कहता है कि बहना से कहना
अपने माँ को लिखे खत में कह रहा है कि बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को ना कोसे, ना कोई फरियाद करे। अब कोई उसे छोटी पकड़कर चिढ़ाएगा, कौन भाई उसको निवाला खिलाएगा। कहने के गहना के भाई बनकर अब की बार आऊंगा। दोबारा आने की बात कर रहा है, क्योंकि हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो दोबारा कहते कि मैं दोबारा आऊंगा और सुहाग वाली चुनरी आपकी बार लेकर आऊंगा। अब भाई और बहना में मेल होना नहीं है, इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन अगली जन्म का आश्वासन है। इसलिए अपनी बहना को कहता है कि बहना अब मेल होना नहीं है, तुमको कसम है मां, रोना नहीं है। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, किसी की भी सरकार हो, इससे ज्यादा क्या कर सकती है। सरकार मेरे नाम से फंड लाएगी, चौराहे पे तुझको मुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों में नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की इस दलाली पर तू थूक देना मां, बेटे की मौत की कीमत। देखिए क्या सोच है, या तो छोटा सा कुछ हो जाए तो सरकार से मुआवजा मांगते हैं। हमारे देश में ऐसे नेता आ गए जो हर बात पर सरकार को कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। इस देश को ऐसी आदत लग गई है कि हर चीज सरकार दे दे, लेकिन ये बेटा मरने के बाद को भी माँ को कहता है कि मेरे नाम से एक कौड़ी भी मत लेना, मेरी मृत्यु की कोई कीमत मत लेना। और इसलिए कहता है कि माँ, मेरी बेटे की मौत की कोई कीमत मत लेना। भूखे भले जो स्थिति उसको पता है कि घर में क्या है, घर में कुछ नहीं है, वो कहता है कि भले जरूरत पड़े तो भूखे सोना माँ, बार बार कहता है कि भले भूखे सोना माँ, लेकिन तुझको कसम है मेरी, रोना नहीं माँ, रोना नहीं माँ। ऐसे हिंदुस्तान के जवान इस देश के लिए बार बार शहादत देते हैं, और उसके इसी कारण हजारों दुश्मन होने के बावजूद, बड़े बड़े देश दुश्मन होने के बावजूद, बड़े बड़े धर्म दुश्मन होने के बावजूद हिंदुस्तान बचा है। मैं चाहता हूं कि इस कविता के आखिर में टीवी के सामने जितने भी लोग खड़े, वो सब खड़े होकर हम भारत माता की इन वीर जवानों को कुछ सेकंडों की श्रद्धांजलि दें। मैं इस टीवी के सामने खड़े सारे दर्शकों को आह्वान करता हूं, हमारे कंट्रोल रूम से लेकर न्यूज रूम में भी जो लोग खड़े हैं, वो सब कुछ सेकंडों की इनके इस वीर गति प्राप्त होने को श्रद्धांजलि देते हैं। हम बिंदास बोलने के लिए जाने जाते हैं, बोलते भी रहेंगे, लेकिन ये भावनिक होना भी हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। लेकिन हम भावनाओं के आंखों, इस आंसुओं में हमारे कर्तव्य को नहीं बहने देंगे। हम हमारा जो हौसला है, जो हमारा शौर्य है, जो हमारे इस देश के प्रति कर्तव्य है, उसको जरूर पूरा करेंगे। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, तक इस देश के लोग पुनर्जन्म को मानते रहेंगे, तब तक इस देश को कोई नहीं छू पाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म को जो मानता है उससे ज़्यादा वीर कोई नहीं होता। उसको डर नहीं होता मरने का। जब ब्रिटिशर्स ने इंपीरियल गैजेट में लिखा, मेरे को रामस्वरूप जी अक्सर बताया करते थे, इंपीरियल गैजेट में लिखा कि वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो मरता है उसको इंग्लैंड में, और उसको सज़ा सुनाई जाती है जेल में,
और उसको हैंग किया जाता है तो उसको खींच के ले जाना पड़ता है इंग्लैंड में। बोले यहाँ तो जो क्रिमिनल्स भी हैं उसको वो भी बड़े नहा धो के जाता है। भगत सिंह वैसे तो कम्युनिस्ट विचारों के थे, लेकिन जब उनको फांसी के लिए लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारियों को मिल रहा हूँ। तो जो फांसी पर लेके जाने वाला था उसने कहा कि तुम तो अभी मरने वाले हो, थोड़ी देर बाद तुमको फांसी दी जाएगी, तो तुम पुस्तक और एक किताब को क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा धर्म मुझे बार बार जन्म लेने का और इस देश के लिए सेवा करने का मौका देते हैं, अगले जन्म में फिर आऊंगा और भारत माता के लिए फिर मरूंगा, ये हमारी मान्यता है। और ये लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट थे। कोई कम्युनिस्ट क्या पुनर्जन्म को मान सकता है? बिल्कुल। तो और इसलिए ऐसी भावनाओं को जो हिंदुस्तान की ताकत है, ये आंसू मैं जानता हूं कि हम तो एक कविता पढ़कर रो रहे हैं, उन घर वालों का क्या हुआ होगा जिनका लाल गया है, उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनका पिता गया है, उस बीबी का क्या होगा जिसको 20 मिनट पहले उसने कहा था कि बस अगले हफ्ते घर आने वाला हूं। ये ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। किसी की भी सरकार हो मोदी जी, एक हिम्मत दिखानी चाहिए और इस देश की सरकार से कुछ हो ना हो, भले हम महंगे प्याज खाएंगे, महंगी शक्कर खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें इस देश के जवानों की महंगी मौतें नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।